हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये मेन डिस्टिलेशन कॉलम होता है जिसके बारे में हम पूरे डिस्टिलेशन के बारे में जान सकते हैं। फ्रैक्शनेशन जो फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन कॉलम होता है, इसमें हम उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि मतलब ये कितने टाइप्स का होता है, इसमें फीड कहाँ से देते हैं, फीड प्लेट जो होती है वो किस सेक्शन में इंक्लूड करते हैं, डिस्टिलेशन में मोस्टली कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। ठीक है, चलो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम? तीन पार्ट्स होते हैं मोस्टली डिस्टिलेशन में, तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है? कंडेंसर। दूसरा होता है कॉलम। तीसरा होता है रिवॉल्वर। ये तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, और वैसे उसके अंदर तो हम प्लेट्स वगैरह भी इंक्लूड कर लेते हैं, फिर प्लेट होती है। बट जो मोस्टली तीन पार्ट होते हैं इसके, कंडेंसर, कॉलम एंड रिवॉल्वर। तो हम लिख लेते हैं कंडेंसर, कॉलम, रिवॉल्वर। कंडेंसर के बारे में मैं समझाता हूँ आपको कि कंडेंसर क्या होता है। चलो देखो, कंडेंसर एक टाइप का हीट एक्सचेंजर ही होता है, जिसमें क्या होता है कि हम लेटेंट हीट को रिमूव कर, मतलब लेटेंट हीट को रिमूव करके हम उसमें फेज चेंज कर देते हैं। जैसे कि डिस्टिलेशन के टॉप पे वेपर रिच होती है, टॉप पर हमारी वेपर्स जाती है। ठीक है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, जिसमें हमारे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। तो वेपर टॉप पे जाती है, तो उस वेपर को हमें क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंडेंसर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जब कंडेंसर का यूज करना पड़ा तो कंडेंसर का काम क्या होता है, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना। कैसे करेगी? लेटेंट हीट को रिमूव कर। ठीक है, आप सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट एमईबी में पढ़ते होंगे, मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस में। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि लेटेंट हीट क्या होती है। तो लेटेंट हीट वह हीट होती है जो क्या करती है, फेज को चेंज कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही हमारा जो हीट है वो यूज हो रही है, लेटेंट हीट रिमूव कर। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है वो एक्यूमुलेटर लगा होता है। ठीक है, जो क्या है, जो फेज को सब्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पे डिस्टिलेट प्राप्त हो जाता है, यहाँ से हम लिक्विड का कुछ अमाउंट रिटर्न करते हैं। देखो यहाँ से हम इसे वैसे तो हम रिफ्लक्स बोलते हैं। रिफ्लक्स हम क्यों कराते हैं? कॉलम रिफ्लक्स जो हम कराते हैं, रिफ्लक्स हम कराते हैं कि हमें जब प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है, बेटर क्वालिटी प्राप्त करनी होती है प्रोडक्ट की, तो हम रिफ्लक्स कराते हैं, कुछ अमाउंट लिक्विड का रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, ये हमारा रिफ्लक्स कराने का पर्पज हो गया। ठीक, दूसरी बात करते हैं क्या, कॉलम। देखो कॉलम क्या होता है, कॉलम आप देख रहे होंगे, कॉलम मोस्टली एक सिलेंड्रिकल सेल होता है जिसके अंदर नंबर एंड प्लेट्स यूज करते हैं। ठीक है, मैंने गैस एब्जॉर्प्शन में भी पढ़ाया था आपको, एक पैकेट कॉलम, वो भी एक सिलेंड्रिकल सेल होता है, बट उसमें हम पैकिंग का यूज करते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन में हम पैकिंग का भी यूज कर लेते हैं, बट मोस्टली हम प्लेट्स का यूज करते हैं, जिसमें हमारा जो मास ट्रांसफर मैक्सिमम होता है। और मैं इसमें डिफरेंस भी बता चुका हूँ पिछली नेक्स्ट वीडियो में, आप देख उसको देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि कॉलम क्या है, कॉलम एक सिलेंड्रिकल सेल होता है जिसका डायामीटर, मैक्सिमम जो डायामीटर होता है वो 6 मीटर तक रखते हैं, और इसकी जो हाइट होती है वो 60 मीटर रखते हैं मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम जो हाइट होती है डाया इसकी, डिस्टिलेशन कॉलम की, वो हम 60 मीटर तक रखते हैं। ठीक है,
ये तो इसके बारे में हो गया जिसमें हमारी नंबर ऑफ प्लेट्स डिजाइन रहती है, मतलब लगी रहती है। अब बात करते हैं रीबॉयलर की। रीबॉयलर क्या होता है? रीबॉयलर वह हीट एक्सचेंजर होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें लिक्विड आता है, कॉलम के बॉटम से लिक्विड इसमें इन कराते हैं, तो हम इसके थ्रू क्या होता है कि कॉलम को हीटिंग प्रोवाइड कराते हैं। वो किसके रूप में कराते हैं? वेपर। ठीक है, वेपर के रूप में हम कॉलम को हीट देते हैं। ठीक है, तो एक ये हीटिंग मीडियम हो गया वेपर के टाइम। अब रीबॉयलर में यहाँ से क्या हो रहा है? कूलेंट इन हो रहा है, यहाँ से कूलेंट आउट हो रहा है। अब यहाँ से इन आउट मतलब कि हीट एक्सचेंजर में दो फ्लूइड होते हैं। ठीक है, एक तो प्रोसेस फ्लूइड होता है, एक मोटिव फ्लूइड होता है, जैसा कि आप जानते होंगे अगर हीट एक्सचेंजर पड़ा होगा तो। ठीक है, नीचे से हम बॉटम प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, नीचे से हमारा बॉटम प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। अब ये तो इसका इंट्रोडक्शन या आप इसका ओवरव्यू जान सकते हैं, बोल सकते हैं कि इसका ओवरव्यू हमने अभी जाना। अब मैं क्या करूंगा इसमें, ऑपरेटिंग लाइन, रेक्टिफिकेशन सेक्शन एंड ऑपरेटिंग लाइन ऑफ द स्टिपिंग सेक्शन, हम दोनों के बारे में जानें। ठीक है, अभी मैं इससे पहले आपको बता दूं कि कौन सा रेक्टिफाइंग सेक्शन होता है, कौन सा स्टिपिंग सेक्शन। देखो, जिस कॉलम में हम जहां से फीड देते हैं उसके टॉप सेक्शन को क्या बोलते हैं हम? रेक्टिफाइंग। रेक्टिफाइंग रेक्टिफाइंग सेक्शन, ये रेक्टिफाइंग सेक्शन होता है। फीड से जो बॉटम वाला सेक्शन होता है वो होता है स्ट्रिपिंग सेक्शन। स्ट्रिपिंग सेक्शन। एक बात मैं और मोस्टली बता रहा हूँ आपको, जो एमसीक्यू में बन सकती है और आपको पूछी भी जा सकती है, कि जो फीड प्लेट होती है वो हम इन दोनों सेक्शंस में से किस सेक्शन पे इंक्लूड करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारी फीड प्लेट होती है वो हम स्टिपिंग सेक्शन के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, रेक्टिफाइंग सेक्शन में नहीं करते, हम वो इंक्लूड करते हैं स्टिपिंग सेक्शन में। ठीक है, तो हमारी जो फीड प्लेट हो जाती है ना, वो स्टिपिंग सेक्शन में आ जाती है। ठीक है, ये तो हो गए इनके पार्ट। अब इस रेक्टिफाइंग सेक्शन को हम इनरिचिंग सेक्शन भी बोल देते हैं। अब इनरिचिंग सेक्शन क्यों बोल देते हैं मैं ये भी बता। इनरिचिंग सेक्शन हम बोलते हैं कि इसमें जो वेपर होती है ना वो रिच होती है, मतलब कि इस सेक्शन में वेपर्स का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनरिचिंग सेक्शन। मैं बात करता हूँ एक एक करके कि रेक्टिफाइंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन क्या होती है और स्टिपिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन क्या होती है। ठीक है, आज के टॉपिक में हम इन दो इक्वेशन को ड्राइव करें। टॉपिक को समझने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बने लास्ट। रेक्टिफाइंग सेक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि टॉप पर वेपर जाती है, यहाँ से हमारा कंडेंसर लगा रहता है। ठीक है, ये कंडेंसर लगा है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ से लिक्विड रिटर्न कर दिया, यहाँ से हमें मिल गया डिस्टिलेट। ठीक है, डिस्टिलेट डी को डिनोट कर देंगे, लिक्विड रिटर्न एल, ऊपर टॉप पे वेपर है तो इसे बी से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा, ये तो कंडेंसर हो। अब यहाँ पे आपको मटेरियल बैलेंस लगाना होगा। ठीक है, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम ओवरऑल मटेरियल बैलेंस। हम करेंगे अब ओवरऑल मटेरियल बैलेंस। तो ओवरऑल मटेरियल बैलेंस यानी कि आउटपुट कितना है, P इक्वल टू इन ये आउटपुट एल प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ लगाएंगे हम कंपोनेंट मटेरियल बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे लगा लिख देता हूँ कंपोनेंट बैलेंस। कंपोनेंट बैलेंस
तो बी में वेपर में जो मोल फ्रैक्शन होगी हमारी वो क्या होगी, बाई मोल फ्रैक्शन होती है। लिक्विड में हमारी जो मोल फ्रैक्शन होगी मोर वोलेटाइल की, ये जो हम बैलेंस कर रहे हैं वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की टर्म में कर रहे हैं, ठीक है। तो लिक्विड में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की कंपोजिशन क्या होगी, एक्स प्लस डिस्टिलेट में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन क्या होगी भाई, एक्स डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 बात करते हैं। अब हम इसमें कंपोजिशन की टर्म में इसको निकालते हैं, इक्वेशन बनेगी बाई इक्वल टू बी को इसके बटे में भेज देंगे हम, एल अपॉन बी एक्स प्लस डी अपॉन बी एक्स डी, ठीक है। अब मुझको बताओ जरा, बी बराबर कोई वैल्यू रख लेते हैं, एल प्लस डी बाई एल, बी की जगह पे लिख लेते हैं एल प्लस डी, एल प्लस डी इंटू एल प्लस, और यहाँ भी बी की जगह लिख लेंगे एल प्लस डी इंटू एक्स, ठीक है। एक तो भाई इक्वेशन ये बन रही है हमारी ऑपरेटिंग लाइन, इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग लाइन ऑफ रेक्टिफाइंग सेक्शन, रेक्टिफाइंग सेक्शन, ठीक है। इस इक्वेशन को बोलेंगे हम ऑपरेटिंग लाइन ऑफ द रेक्टिफाइंग सेक्शन। तो ये रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिए ऑपरेटिंग लाइन निकल आई हमारी। अगर हमको ऑपरेटिंग लाइन फॉर रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिए अगर रिफ्लक्स रेशियो की टर्म में निकालनी होगी, अगर हमको ऑपरेटिंग लाइन रिफ्लक्स रेशियो की टर्म में निकालनी होगी, तो हमको रिफ्लक्स रेशियो पता होना चाहिए कि रिफ्लक्स रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसका ये वाला पार्ट है, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। देखो क्या होगा, हम यहाँ पे रिफ्लक्स जानते हैं, रिफ्लक्स सिंपल सा आप एक बार में समझ लेना, रिफ्लक्स जो रेशियो होता है वो लिक्विड रिटर्न टू विड्रॉ, यानी कि लिक्विड रिटर्न अपॉन विड्रॉ, जो हमारा लिक्विड इन हो रहा है अपॉन में लिक्विड विड्रॉ हो रहा है, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, रिफ्लक्स रेशियो, ये हो गया रिफ्लक्स रेशियो। अब मैं इस इक्वेशन पे आता हूँ, तो आपको मैं बताऊं, अगर हम एल को डी से डिवाइड कर दें, एल को डी से डिवाइड कर दे तो रिफ्लक्स रेशियो की टर्म में हमारी ऑपरेटिंग लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे समझना, वाई इक्वल टू एल अपॉन डी, एल अपॉन डी, यहाँ भी एल अपॉन डी प्लस, अगर यहाँ पे डी अपॉन डी करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ये एक्स प्लस, यहाँ पर डी है, डी अपॉन डी, ऊपर भी डी अपॉन डी करेंगे तो वन आ जाएगा, यहाँ पे एल अपॉन डी आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या करेंगे, डी अपॉन डी, इसका मतलब वन, और यहाँ पे कंपोजिशन एक्स दिया। अब देखो, एल अपॉन डी की जगह आर रख दें, आर अपॉन यहाँ भी आर प्लस वन एक्स प्लस, यहाँ पे एक्स डी की वन से कर देंगे तो एक्स डी अपॉन एल अपॉन डी की क्या हो, आर प्लस वन। तो हमारे पास में एक दूसरी इक्वेशन भी आ गई, ये भी ऑपरेटिंग लाइन है रेक्टिफाइंग सेक्शन की, बट ये क्या है, इन रिफ्लक्स रेशियो टर्म, मतलब कि रिफ्लक्स रेशियो की टर्म में ये इक्वेशन आई, ठीक है। तो इसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ऑपरेटिंग लाइन, जो है कि स्टिपिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसका भी छोटा सा डेरिवेशन है वो भी करते हैं।
एल बार, यहाँ से वेपर जाएगी वी बार, और नीचे से हमारा जो बॉटम प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो होगा जैसे हम डिफाइन करेंगे डब्ल्यू। ठीक है, अब इसमें मटेरियल बैलेंस लगाए, क्या लगाए इसमें मटेरियल बैलेंस लगाए। अब देखो इसमें मटेरियल बैलेंस कैसे लगाए, यहाँ पे लिखेंगे कि ओवरऑल मटेरियल बैलेंस, आउटपुट एल बार इक्वल टू इनपुट डी बार प्लस का W। ये यहाँ से आउट, ठीक। अब क्या करें, यहाँ से इनपुट होगा एल बार क्या है। देखो ये मैंने कैसे किया है ना आपको, ये हम री बॉयलर पे मटेरियल बैलेंस लगा रहे हैं, इसमें आने वाली कंपोजिशन और इसमें जाने वाली कंपोजिशन, आने वाली इनपुट एल बार, जाने वाली एल बी बार प्लस ये नीचे बॉटम प्रोडक्ट, तो ये आउट हो रही है ये in। इसका मतलब ये हो एल बार इक्वल टू समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, यहाँ पर कंपोजिशन भी लगा लेते हैं एल बार यानी कि एक्स, बी बार में कौन सी होगी वाई, डब्ल्यू में कौन सी कंपोजिशन होगी, क्या होगी एक्स डब्ल्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो बाई के टर्म में लगाना है तो इसको मैं यही रखूंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, बी बार बाई इक्वल टू, इसको इधर ले जा रहे हैं एल बार एक्स, ये तो यही है बट इसको इधर ले गए तो ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू। समझ गए, एक बार फिर बता रहा हूँ, ये जो है हमें इसकी टर्म में एक इक्वेशन निकालनी है बाई बराबर एम एक्स प्लस सी की टर्म, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको इधर ले जाना है तभी तो इसके बराबर लाएंगे, तो इसको इधर ले जाएंगे इसका मतलब माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ से बाई की टर्म में अगर लगाएंगे तो एल बार एक्स अपॉन बी बार माइनस डब्ल्यू अपॉन बी बार इधर से आएगा बी बार एक्स डब्ल्यू। ठीक है, अब अब क्या करें, वैसे तो ये एक क्वेश्चन आ गई बट अगर मैं बी बार की वैल्यू यहाँ पे लगाऊंगा तो बी बार बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इधर भेज दूंगा, बी बार यहाँ पे आएगा तो बी बार इक्वल टू आ जाएगा एल बार माइनस डब्ल्यू, ये लगाना होगा, वाई बराबर एल बार एक्स अपॉन एल बार माइनस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू अपॉन एल बार माइनस डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू, ये कंपोजिशन हो गई। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गई हमारी ऑपरेटिंग लाइन ऑफ स्ट्रिपिंग सेक्शन, स्ट्रिपिंग सेक्शन, ये स्ट्रिपिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन है। ठीक है, स्ट्रिपिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन। अब इसमें हम कैसे जान सकते हैं कि इस इक्वेशन में हम कैसे पता करें कि इसका इंटरसेप्ट क्या और स्लोप क्या, तो इस इक्वेशन की अगर मैं तुलना बाई बराबर एम एक्स प्लस सी से करा दूं तो बाई बराबर क्या बाई और एम, एम क्या होता है, एम तो आप जानते होंगे आपने मैथ पढ़ी होगी, तो उसमें एम मतलब स्लोप, तो एम एक्स एम अगर मैं कंपेयर कराऊंगा तो एम मतलब इतना हो गया, एम बराबर हो जाएगा एल बार अपॉन एल बार माइनस डब्ल्यू, ये हो गया क्या स्लोप। और इंटरसेप्ट की अगर बात करूंगा तो इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा पूरा डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू अपॉन में एल बार माइनस, ये आ गया भाई तुम्हारा इंटरसेप्ट, इसे बोलेंगे इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।